हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो आप लोग देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप यूपीएससी 2024 में परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोग दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट लेकर आए हैं। तो आज का टेस्ट सीरीज ये नंबर है, टेस्ट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले और भी वीडियो बनाए गए हैं, तो उसको आप जाकर देखिए। तो 2024 में परीक्षा देने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये टेस्ट है पीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्ट टी यानी कि CART सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो बताइए, ऐसे दे देगा और नाम दे देगा। क्षय रोग उपचार, कैंसर उपचार, हृदय रोग या तंत्रिका संबंधी। बताइए किससे होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कैंसर उपचार। नेक्स्ट है केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? केसलर जलवायु परिवर्तन की घटनाएं, अंतरिक्ष मलबे का संगठन, वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव या उष्णकटिबंधीय बीमारी का प्रकोप। बताइए किससे होगा ये? तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष मलबे का संगठन। नेक्स्ट है CRY यानी क्राई 1AC और क्राई 2AB का उल्लेखित संदर्भ है किससे है? बताइए। तो ये है आपका कृषि जैव प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है 3 दिए गए, बताना है कितने कथन सही है। यह किसी को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना पेटेंट किए गए उत्पाद अथवा प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देता है। और दूसरा है यह ट्रिप्स अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और चौथा है ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से अनिवार्य लाइसेंसिंग को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले कारणों को सूचीबद्ध करता है। बताइए कितने कथन इसमें सही होंगे? तो देखिए, इसमें केवल 2 कथन सही होंगे। केवल 2 क्यों सही होंगे? तो क्योंकि इसमें पहला कथन सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा में कह रहा है ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से अनिवार्य लाइसेंसिंग को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले कारणों को सूचीबद्ध करता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अनिवार्य शब्द दिया गया है, तो इस प्रकार इसको समझ जाइए आप, ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समग्र ब्रह्मांड में समय की यांत्रिकी एक समान कार्य करती है। और दूसरा है प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है और अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कभी कभी जन समाचारों में उल्लेखित वन हेल्थ पद निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक दृष्टिकोण जो मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं एवं हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वांटम कुंजी वितरण यानी QKD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे बताना है कि QKD डेटा ट्रांसफर करने हेतु फोटान का उपयोग करके कार्य करता है। और दूसरा है QKD एन्क्रिप्शन को आमतौर पर इसके फोटान आधारित ट्रांसमिशन के कारण अभेद माना जाता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन संगणित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस, द्रव्य, गैस एवं प्लाज्मा के बाद यह पदार्थ की 5वीं प्राकृतिक अवस्था है। और दूसरा है इसका निर्माण अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है और इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उच्च तापमान जो लिखा है, ये उच्च तापमान पर नहीं बल्कि ये -273 से 280 पे होता है। तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। और इसमें पहला कथन गलत है, जो ठोस, द्रव्य, प्लाज्मा के बाद यह पदार्थ की 5वीं प्राकृतिक अवस्था है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो तीसरा कथन सही है, इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण है, तो ये कथन सही हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों गलत हैं, तो केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कभी कभी जन समाचारों में रहा आयरन ड्रोम। तो देखिए, सुनते होंगे कि इजराइल में आयरन ड्रोम का इस्तेमाल करता है, किसके लिए? ताकि ऐसे उसका देश है बीच में, तो कोई भी अगर हमला कर रहा है तो हवा में मार दे, कोई भी बम या कोई भी परमाणु संयंत्र कुछ भी रहे। तो यह वायु रक्षा प्रणाली के लिए है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सेलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। कह रहा है कि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने इस योजना को प्रारंभ की थी, तो ये सही है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, तो ये कथन गलत है। महिलाओं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं, बल्कि इसमें युवाओं के लिए था ये। तो ये इसका फोकस है यंग पोटेंशियल रिसर्चर के लिए है, जो कि ये अनुसंधान करेंगे इसमें, उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है OSIRIS यानी ओ सीरीज REX मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें बताना है किसी क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्रित करने वाला यह पहला अमेरिकी मिशन है और इसने क्षुद्र ग्रह रयुगु से नमूना सामग्री सफलतापूर्वक एकत्रित की है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें केवल पहला कथन सही है, यह दूसरा कथन ये रयुगु से नमूना सामग्री सफलतापूर्वक एकत्रित की है, यह कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में जन समाचार में INS विक्रांत, तो देखिए सुने होंगे कि ये स्वदेशी रूप से विकसित विमानवाहक पोत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किया गया था, तो ये हटा दीजिए, इसको गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसका उद्देश्य ग्राफीन अनुसंधान व्यावसायिकरण के बीच अंतर समाप्त करना है, तो ये कथन सही होगा। और पहला कौन सा मंत्रालय है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्लूकोसाइनोलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कार्बन एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह है जो सरसों के उत्पादों को विशिष्ट मिठास देने में योगदान करता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला। दूसरा है, यह पौधों को आक्रामक रोग जनकों द्वारा तथा पशुओं से बचाता है, तो यह कथन सही है। और दूसरा है, उच्च ग्लूकोसाइनोलेट्स पशुओं में गंड एवं आंतरिक एवं असामान्यताओं का कारण बनता है, तो यह भी कथन सही हो जाएगा। तो पहला गलत और दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, असम जो है आयुष्मान भारत को माइक्रोसाइट परियोजना को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। असम नहीं बल्कि ये मिजोरम है, तो पहला गलत कर दीजिए। और दूसरा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, तो इसमें देखिए दूसरा हो जाएगा सही और पहला हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन कर लेंगे इसको बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना है। और दूसरा कथन है, योजना की अवधि 2023 से 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों तक किया गया है। और तीसरा है, निगरानी और मूल्यांकन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा। तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे, तीनों कथन सही है, ठीक है। अब 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 17 आता है। 17 में कह रहा है कि अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अनुकूलित विमोचन यान है जिसका इंजन 3D मुद्रित तथा ठोस प्रणोदक प्रकृति का है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है, गाइड रेल से विमोचित होने वाले पारंपरिक रॉकेट के विपरीत या लंबवत रूप से उड़ान भरेगा एवं एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगा, तो ये कथन सही है। तो इसमें देखिए केवल 2 है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निराक्षी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। निराक्षी बताइए किससे संबंधित है निराक्षी। तो ये हो जाएगा आपका ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी है। नेक्स्ट है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी RISC-V के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम अनुप्रयोगों को लक्षित करने के वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। और दूसरा है, यह प्रोसेसर परिधेय वस्तुओं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग स्मार्ट ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस आदि में बहुमुखी रूप से अनुप्रयोगी होती है। तो देखिए अगर साइंस से टेक अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए उसमें ज्यादा सही होने की संभावना होती है, तो देखिए इसमें भी है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधिक और राजनीतिक प्रथाओं के संदर्भ में फोरम शॉपिंग क्या है। क्या है फोरम शॉपिंग। तो ये हो जाएगा आपका किसी विधिक मामले के लिए सबसे अनुकूलन क्षेत्राधिकार खोजने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई एक रणनीति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये मुख्यमंत्री का इसमें वो नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे, गलत कर देंगे। कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी अर्ह होगा यदि वह कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता हो। तो अगर सभी 10 वर्ष के वकील हो जाएंगे तो सभी न्यायाधीश बन जाएंगे, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त
दर्जा प्रदान करना है। तो 103वां नहीं बल्कि 102वां है, ये हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। काका कालेकर आयोग पिछड़े वर्ग के लिए गठित किया गया पहला आयोग है, तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्री राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। तो देखिए इसमें पहला ही कथन से केवल एक कथन सही होगा, और ये पहला और तीसरा गलत कर देंगे, दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिकूल अधिकरण की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि स्वामित्व पर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को रोकना है। और दूसरा है, भारत में 30 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी भूमि के अधिग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी बन सकता है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मेयोन ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी और कैविलियन ज्वालामुखी कहाँ पर है। इंडोनेशिया में सोचिएगा, ये फिलीपींस में है, ऑप्शन सी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और दूसरा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सत्याग्रह के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय गणराज्य स्थापित करना था। तो ये कथन तो गलत है, ये ऐसा उद्देश्य नहीं था। देखिए जहां जहां दो है तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, आंसर मिल गया 1 और 3। तो ये तो सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख कार्रवाई था, तो ये सही हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, अनुच्छेद 41 के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर युग्म विचार कीजिए, भौगोलिक जीआई टैग है और राज्य है। धातु शिल्प, धातु शिल्प कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। उस्ता कला राजस्थान और बोमिका नागालैंड दिया हुआ है। कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए ये नागालैंड नहीं बल्कि ये गोवा का है, उस्ता कला राजस्थान का सही हो जाएगा। तो केवल एक कथन सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIXI एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और भारत में नेट न्यूट्रलिटी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। दूसरा है, सॉफ्ट टच दिशा निर्देश समाचार प्रकाशकों तथा डिजिटल मीडिया ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों के लिए जारी किए गए हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका केवल 3 कथन सही है, ठीक है। मतलब तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा गलत है, ये दूसरा पहला गलत है, अब तीसरा सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वैभव योजना है। बताइए वैभव योजना किसके लिए था। तो ये आपका भारतीय प्रवासी एवं भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो इसमें दिया गया है, यह एक प्रकार का लिपिड है जो मानव शरीर के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। तो पहला हो जाएगा करेक्ट आपका। दूसरा है कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि इससे धमनी में रुकावट आ सकती है। तो देखिए दूसरा कथन तो गलत है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को निष्कर्षण सहायता प्रदान करता है। तो ये भी कुछ खास सही नहीं है, तो ये दूसरा भी कथन गलत कर देंगे और तीसरा भी। और चौथा है, कह रहा है कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर हृदय रोगों के लिए बड़े खतरे को दर्शाता है। तो ये भी कथन गलत है, तो केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने अर्थव्यवस्था के गोल्डी लॉक्स परिदृश्य का वर्णन करते हैं। गोल्डी लॉक्स, ठीक है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति, स्थिर आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई मांग, अर्थव्यवस्था में अगर विस्तार। देखिए इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में बताना है, ग्रीन वॉशिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह वह प्रथा है जिसमें कंपनियां और सरकारें सभी प्रकार की गतिविधियों को जलवायु अनुकूल के रूप में चिन्हित करती है जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी अथवा उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। और दूसरा है, इससे कार्बन समायोजन बाजार में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। और तीसरा है, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक अनुचित व्यवहार माना जा सकता है। तो ये भी सही है, सभी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में है। यह सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी है। तो देखिए ये कथन तो गलत हो जाएगा, सबसे बड़ा। और ये कह रहा है राजस्थान और गुजरात, सिर्फ राजस्थान का है, न कि गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी। और ये IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत संकटग्रस्त स्थिति में है, तो संकटग्रस्त में नहीं है।
ये कुछ उसमें है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, देख लेते हैं इंग्लिश में। 33 में IUCN के रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड में, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है इसमें, जो कि इसलिए 33 का ये गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए जो पहला सही है, ठीक है, तो पहला वाला सही है और बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। एक मिनट, चौथा वाला सही है, तीसरा भी गलत, पहला भी सही है, चौथा सही होगा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करता है। तो देखिए चौथा कथन सही है, 1 2 3 गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विपरीत परिसंचरण सागरीय धाराओं के वैश्विक नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो विश्व के महासागरों में उष्मा, कार्बन और पोषक तत्वों का पुनर्वितरण करता है। और दूसरा है, विपरीत परिसंचरण के गहरे सागरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, सागरीय जीवन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन भी करता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें देखिए पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल में समाचारों में रहा बेलेम घोषणा पत्र क्या है, बेलेम। तो ये हो जाएगा सतत विकास को बढ़ावा देने, वनोन्मूलन को समाप्त करने के साथ निर्णयन में मूल निवासी समुदायों की भागीदारी को शामिल करने के लिए एक रोड मैप है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, पारे पर मीना माता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए भागीदार देशों को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से पारा वायु उत्सर्जन तथा कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने के खनन से पारे के निष्कर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो क्या वो पहला कथन सही है? तो पहला कथन सही है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, तो ये भी सही है। और तीसरा है, भारत इस संधि में शामिल है लेकिन अभी तक इस अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया गया है, तो ये कथन गलत है, ऐसा नहीं है। तो 36 का देखते हैं, केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। धौलपुर करौली बाग अभयारण्य राजस्थान में, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमरजेंसी, तो ये यूएसए के साथ किया गया, आई ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लीबिया, मिस्र, तुर्की, अल्बिया और बुल्गारिया, मैसेडोनिया। बताना है कि यूनान के साथ स्थल सीमा साझा करता है। देखिए यूनान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीस बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के मैप में देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें केवल 4 ही देश शामिल हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निवेश के संदर्भ में BAA3, BBB और AAA एवं D, तो ये है रेटिंग देने के लिए, क्रेडिट रेटिंग कंपनियों, संगठनों और उद्यमों की एजेंसियों द्वारा रेटिंग दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रारंभ किया गया था, बताइए। ये कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्वरित अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी कंपनी की सबसे अल्पकालिक परिसंपत्तियों की तुलना उसकी सबसे अल्पकालिक देनदारियों से करता है। 1.0 अथवा उससे कम का अनुपात इंगित करता है कि कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान कर सकती है, और जबकि 1.0 से अधिक का अनुपात इंगित करता है उसे इन्हें भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है। बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। तो इसमें देखिए पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो हो जाएगा आपका केवल ए, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा नमो 108, क्या मिला ये नमो 108, तो ये मणिपुर में खोजी गई कमल की एक नई प्रजाति है, नमो 108। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सार्वजनिक उप क्षेत्र के उपक्रमों में विचार कीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बताना है कि महारत्न कंपनी कौन सी है। तो देखिए स्टील अथॉरिटी है, आयल इंडिया है, ये नवरत्न है, तो 1 और 2 हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यूएसओएफ का लक्ष्य ग्रामीण दूर-दराज के क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर टेलीग्राफ सेवाएं प्रदान करता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और इसमें तीसरा भी कथन सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कभी कभी जन समाचारों में देखा जाने वाला प्लग एंड प्ले क्या है, प्लग एंड प्ले मॉडल कौन सा है। तो ये हो जाएगा, किसी परियोजना को नीलामी के माध्यम से सौंपने से पहले सभी विनियामक मंजूरी दी जाएगी, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी मिलें किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है और इसका भुगतान विक्रेता अथवा निविदाकार को गन्ने की सुपुर्दगी की तिथि से 14 दिन के भीतर किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें दोनों ही कथन सही, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण का अनुदान वितरण है और वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात एवं आयात शामिल है। सेवाओं के व्यापार में उपादान या आय एवं गैर उपादान आय विनियमन को शामिल किया गया है। कौन सा कथन सही होगा? तो सभी 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधारभूत धन निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है? तो यह करता है मौद्रिक अधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेशित धन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियत विनिमय दर सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई एक व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा विनिमय दर को दूसरे देश के मुद्रा से जोड़ती है। और दूसरा है नियत विनिमय दर को स्वचालित संतुलन तंत्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है समुत्थानशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन यानी राइज RISC पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती से निपटना है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए केवल बी कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है कि यह भारत के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं बल्कि ये जापान और विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी TLTRO 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चल निधि सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और दूसरा है यह सुविधा बैंकों को रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक से 5 से 10 वर्ष के लिए सभी ऋण लेने के लिए सुविधा देती है और इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए ये केवल 2 ही कथन सही है, ऑप्शन 2 पहला और तीसरा कथन गलत है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें RBI भी शामिल होता है, तो ये कथन गलत कर देंगे। और RBI के पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है, तो ये नहीं, इसमें NHB भी शामिल होता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 54, मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड होता है कि ये एक भारतीय इकाई द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों का एकमात्र अधिकृत जारी करता है, तो सही बात है, SBI को ही था। और सभी पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सभी चुनावी दल नहीं बल्कि जिसको जो राष्ट्रीय हो या 1/6 या 1/10% ऐसा कुछ क्राइटेरिया है वो कर सकता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इन बॉन्डों की वैधता 1 वर्ष नहीं बल्कि ये 14-15 दिन का था, तो ऑप्शन सी भी गलत करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात इस ढांचे में निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं। PCA फ्रेमवर्क भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होता है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, और पहला हटा देंगे, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उभरते सितारे फंड किसके लिए सही होगा ये? तो देखेंगे यहाँ कि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित है, तो ये कथन गलत है। दूसरा है इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक विनिर्माण और सेवा उद्योगों में निवेश करना है, तो ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अन्य प्रीपेड उपकरण जारी कर सकते हैं, तो देखिए ये कथन गलत है, ये नहीं कर सकता है। और इसकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर की गई थी, तो ये सही है। और तीसरा है इन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ऋण अनुमति है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक के
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो बंदी हो गया, तो ऑप्शन पहला गलत कर देंगे। दूसरा है डब्ल्यूपीआई के खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति की निगरानी करता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 कथन से डब्ल्यूपीआई खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल प्रणालियों की बहुलता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में से एक रही है। दूसरा है फसल विविधीकरण हरित क्रांति के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। और दूसरा है भारत में चाय की कृषि व्यापक रूप से बागानी कृषि के रूप में की जाती है। बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फसल विविधीकरण हरित क्रांति परिणामों में से एक रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, कृषि सहायकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बाजार मूल्य एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है तो मूल्य समर्थन सहायकी मुआवजा प्रदान करके कृषि आय को स्थिर करती है। उर्वरकों पर निविष्ट सहायकी के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायकी अप्रत्यक्ष सहायकी के रूप में होती है। और तीसरा है विश्व व्यापार संगठन ने केवल प्रत्यक्ष सहायकी की मात्रा को सीमित किया है, अप्रत्यक्ष सहायकी को नहीं। बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, केवल 2 कथन। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीडीपी वृद्धि और कृषि उत्पादन प्रभावशाली रहा है, हालांकि आबादी के गरीब वर्गों में भुखमरी की स्थिति अभी भी कायम है, क्योंकि कृषि उत्पादन में अस्थिरता खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, जिससे निम्न आय समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में कृषि संदर्भ में प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए क्या है। तो ये हो जाएगा आपका फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कितने भारतीय सिंचाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है वर्षा आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जल जमाव, मृदा लवणता और भूजल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक सिंचाई के माध्यम से जल की बर्बादी, आधुनिक सिंचाई तकनीक की सीमित उपलब्धता। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण कृषि कार्यों के लिए श्रम की कमी खेती के मशीनीकरण के लिए एक मजबूत मामला बनाती है। और दूसरा है कृषि उत्पादकता और दक्षता में कमी कृषि मशीनीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें लगा देंगे केवल एक, पहला कथन सही है, तो पहला हो जाएगा केवल एक, दूसरा कथन गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 में कह रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सरकार रासायनिक उर्वरकों की खुदरा मूल्यों को निर्धारित करती है, न कि यह बाजार द्वारा संचालित होता है। दूसरा है अमोनिया यूरिया एक घटक है जिसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। और तीसरा है तेल रिफाइनरी उप उत्पाद के रूप में सल्फर, जो कि फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए एक कच्चा माल का उत्पादन नहीं कर सकती है। बताना है कितने कथन इसमें सही होंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें 2 में 66 में, तो बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा सही होगा आपका। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो इसलिए केवल 2 कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि विस्तार सेवाओं का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो यह करेगा आपका किसानों को कृषि संबंधी नवीन जानकारियां प्रदान करना एवं प्रौद्योगिकी से परिचित कराने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जलवायु स्मार्ट कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल की पैदावार को अधिकतम करना, खेती में प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण का उपयोग को न्यूनीकृत करना, आधुनिक नवाचार के बिना पारंपरिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित और कम करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। बताना है कितने कथन सही होंगे इसमें। तो ये हो जाएंगे, इसमें केवल एक ही कथन सही है। तो इसमें देखिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, केवल चौथा कथन सही होगा। तो ये 3 कथन गलत कर दीजिए, 4 कथन चौथा वाला सही है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में महिला किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुषों द्वारा गांव से शहर की ओर प्रवासन की वृद्धि के साथ कृषि में महिलाओं की भागीदारी वृद्धि हुई है। तो सही बात है, पुरुष चले जाएंगे गांव से तो महिला ही काम करेंगी, तो पहला सही हो जाएगा। महिला किसानों के पास 10% से कम परिचालन की भूमि स्वामित्व है, 10 नहीं बल्कि 13 है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 70 है, कृषि ऋण यानी एग्री क्रेडिट कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए मध्यस्थ कारक है। और दूसरा है संस्थागत ऋण तक पहुंच किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाती है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन का चुना गया विषय ब्रिक्स और अफ्रीका
पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदार था। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ब्रिक्स सदस्य इंडोनेशिया, जापान, तुर्की जैसे कुछ नए देश सहमत हुए हैं। तो देखिए इसमें ये कथन गलत है। 6 सदस्य शामिल हुए हैं। देखिए 6 सदस्य में कौन कौन है? तो साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना हो जाएगा, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हो जाएगा इजिप्ट और इथोपिया। उसके बाद एशिया से हो जाएगा सऊदी अरब, ईरान, और एक देश है सऊदी अरब, ईरान हो जाएगा। एक और देश भी है, और उसका क्या नाम है भाई? अर्जेंटीना हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई भी है। ठीक है, यूएई। तो 6 देश शामिल हुए हैं। तो याद कर लीजिए, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें केवल ए हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिक्का ढलाई मुनाफा के संदर्भ में कह रहा है, कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो सिक्का ढलाई मुनाफा मुद्रा के अंकित मूल्य तथा उत्पादन लागत के बीच का अंतर है। तो सही है। और सिक्का ढलाई मुनाफा धनात्मक, तो सरकार को घाटा होगा, घाटा नहीं बल्कि फायदा ही होगा ना। तो ऑप्शन दूसरा गलत कर देंगे, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरण करती है। दूसरा है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति सदैव बढ़ती समग्र मांग तथा उपभोक्ताओं के बीच उच्च क्रय क्षमता का संकेत देती है। तीसरा है, इससे पारिश्रमिक के वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जबकि उनके सांकेतिक मूल्य में कमी आ जाती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें केवल एक कथन सही होगा। क्यों? तो इसमें जो पहला कथन कह रहा है, पहला कथन सही है कि मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों का पुनर्वितरण से है, लेकिन इसमें दूसरा कथन हो जाएगा गलत आपका, और इसमें तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो केवल एक होगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में किसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पूंजी खाता परिवर्तन। ठीक है, कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं। तो ये इसको बोलेंगे कि यह रुपए को अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र विनिमय की अनुमति देता है। ऑप्शन बी लगा देंगे इसको। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और उन पर कोई ब्याज नहीं लगता है। वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित वचन पत्र है जो और इसका उपयोग उच्च श्रेणी के कारपोरेट ऋणकर्ताओं द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए, अभी एक और है कि कॉल मनी मार्केट इंटरबैंक मनी मार्केट है, जहां से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। तो इसमें केवल दो कथन सही होगा। केवल दो में दूसरा कथन सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो ये 14 दिन के लिए होता है, न कि 30 दिनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गोल्डन हैंड कप किसके लिए है? गोल्डन हैंड कप, तो ये किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए रॉयल्टी भुगतान के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाफर वक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? लाफर वक्र, तो लाफर वक्र में देखिए, मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच का अंतर संबंध दर्शाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और लाफर ये अंकन के संदर्भ में ग्राफ में अंकन यू आकार की बनाता है ऐसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियां मूल्य स्वीकार करने वाली होती हैं, और एक क्रेता बाजार मोनोपोली एक ऐसा बाजार है जिसमें मूल्यों को नीचे लाने के लिए एकल खरीदार के पास मांग का महत्वपूर्ण भाग होता है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों कथन सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये जो यू प्रकार का है, ये उल्टा है। ठीक है, न कि सीधा, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी आईडीए अविकसित देशों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है, और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी आईबीआरडी ने मध्यम आय वाले देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फोर्टालेजा के घोषणा द्वारा बनाया गया था। केवल 5 विकसित देश ही बैंक के भागीदार हो सकते हैं। इसमें $100 अरब की अनुषंगी आरक्षित निधि की व्यवस्था है। बताना है कौन सा कथन सही होगा, या कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल दो कथन सही होंगे। इसमें जो कह रहा है कि पहला कथन, तो पहला कथन सही हो जाएगा। ये कुछ इसी द्वारा फोर्टालेजा के द्वारा बनाया गया था, घोषणा किया गया था। और इसमें दूसरा कथन हो जाएगा गलत, केवल 5 ब्रिक्स हैं। तो केवल ये 5 ही नहीं होते हैं, इसमें और भी हैं। जो ब्रिक्स नेशन 55% वोटिंग पावर है इसमें, और इसमें यूनाइटेड नेशन भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में। तो भारत बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए AIIB वित्त पोषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है। भारत इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो लाभार्थी तो है, लेकिन शेयर धारक थोड़ी ना है।
तो इसमें केवल ए लगा देंगे, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में, डब्ल्यूटीओ में संपन्न मत्स्य पालन सहायकी पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझौते के तहत तटीय शिपिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सहायकी निषिद्ध है और इसने अवैध, असूचित और अनियमित आईयूयू मत्स्य ग्रहण के लिए सहायकी प्रदान करने पर रोक लगा दी। तो बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें केवल दो कथन सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दोहरे तुलन पत्र की समस्या को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। कथन है कि वित्तीय संकट जिसमें किसी अर्थव्यवस्था का बैंकिंग क्षेत्र और कारपोरेट क्षेत्र दोनों ही ऋण के उच्च स्तर का कारण तनाव में होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 84, नैनो मिसल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग मुख्य रूप से झिल्ली प्रोटीन के विलयन के रूप में किया जाता है और दूसरा है वे आमतौर पर पृष्ठ संक्रियक अणुओं के माध्यम से बनाए जाते हैं और तीसरा है वे उभय रागी होते हैं, अर्थात इसका बाहरी आवरण जल विरागी और आंतरिक भाग जल रागी होता है। बताना कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें देखिए कि 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, कृषि रसायन के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो भारत में कीटनाशकों की अधिनियम 1968 के माध्यम से विनियमित किया गया था, ये कथन गलत है। और उर्वरक निर्माताओं को सरकार की अधिकतम खुदरा एमआरपी पर उत्पाद बेचना आवश्यक है, तो ये भी कथन गलत है, आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, जीनोम एक जीव के एनडीए का डीएनए का संपूर्ण समुच्चय है। सर्वजीनोम एक प्रजाति के भीतर जीन के संपूर्ण समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है और तीसरा है कि किसी प्रजाति के मूल जीनोम में सभी उपभेदों द्वारा साझा किए गए जीन होते हैं। बताना कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें सभी कथन सही, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। ह्यूमन प्लास्टिक कलेक्टिव यानी यूपीसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत और विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ द्वारा शुरू की गई एक शैक्षिक पहल है। संगठन हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक जनित दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है। तो इसमें केवल बी सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। विषसंक्रामी को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण यानी अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। दूसरा है प्रतिरोधियों का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बहुत उच्च तापमान और भारी गुरुत्वाकर्षण दाब पर होती है। दूसरा है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर परमाणु में अस्थिर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से नाभिकीय विखंडन होता है। कौन सा कथन सही होगा। तो दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है, 4 कथन दिया गया है। यह एक क्लोनिंग तकनीक है जिसका उपयोग आनुवंशिक रूप से समान जीव बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कायिक कोशिका केंद्रक एक अंडाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है जिसका केंद्रक SCNT के दौरान अलग कर दिया जाता है। और तीसरा है इसका उपयोग मुख्य रूप से जानवरों की क्लोनिंग के लिए किया जाता है और यह किसी भी चिकित्सा या चिकित्सीय अनुप्रयोगों में कार्यान्वित नहीं है। और तीसरा है डॉली भेड़ पहला क्लोन स्तनपायी SCNT तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। तो चौथा तो सही है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें केवल 3 कथन सही है, केवल 3 में तो एक कथन कौन सा गलत है। तो दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा कि इसका मुख्य प्रयोग जानवरों की क्लोनिंग से बनाया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो केवल 3 कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, रेडी टू यूज उपचारात्मक भोजन यानी RUTF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वयस्कों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित आहार को उपयोग किया जाने वाला एक निवारक पोषण पूरक है। और दूसरा है यह एक विशेष खाद्य उत्पाद है जिसे मुख्य रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के उपचार के लिए अभिकल्पित किया गया है। और तीसरा है यह आमतौर पर चूर्ण यानी पाउडर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिसे उपभोग से पहले या पानी या दूध के साथ पुनर्गठित करने की आवश्यकता होती है। और चौथा है मूंगफली आधारित RUTF कुपोषण के उपचार के लिए चिकित्सकीय भोजन के तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रभावी रूप है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो इसमें देखिए इसमें भी केवल 2 कथन सही है। तो कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें पहला कथन हो जाएगा गलत
आपका, और दूसरा कथन हो जाएगा सही। तो पहला गलत कर दीजिए और दूसरा सही कर दीजिए। उसके बाद इसमें चौथा सही कर दीजिए और तीसरा कथन गलत कर दीजिए। तो 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, जय संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पशु जानकारी देने के लिए स्वर और स्पर्श संकेतों सहित विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग करते हैं। और दूसरा है, यह पूरी तरह से एक मानवीय घटना है जिसमें जटिल भाषा और लिखित संचार शामिल है। बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो हो जाएगा केवल ए, केवल एक। निम्न पर विचार कीजिए। मेटावर्स अनुप्रयोग हो सकते हैं। आभासी वास्तविक, गेमिंग, टेलीफोन, टेलीमेडिसिन, अंतरिक्ष अन्वेषण, वित्त सेवाएं। बताना कौन सा कथन सही होगा। सभी सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कोविड-19 वायरस के नैदानिक परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आणविक परीक्षण वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाते हैं, अत्यधिक सटीक माने जाते हैं, लेकिन परिणाम देने में अधिक समय लगता है। तो सही कथन है। प्रतिजनन परीक्षण किसी व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजनों की उपस्थिति की पहचान करते हैं, जो निदान का एक त्वरित और कुशल साधन प्रदान करते हैं। तो ये कथन गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। सरफेस वेब से ऐसी वेबसाइट और वेब पेज शामिल होते हैं जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित होते हैं तथा आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। सही है। और डार्क वेब में ऐसी सामग्री शामिल है जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं है, इसके लिए विशिष्ट पहुंच विधियों की आवश्यकता हो सकती है। कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पहला कथन, दूसरा कथन गलत है। डार्क वेब को सर्च नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, सी नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना के लिए निर्माण उद्योग में नैनो कणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। असंवाहक से संबंधित नैनो कण बड़े पैमाने की सामग्रियों की तुलना में स्वास्थ्य या पर्यावरण के खिलाफ अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी कर लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है, जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का उपयोग मुख्य रूप से जीनोम के भीतर एक जीन पहचान करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है NGS, जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं, एक प्रकार की जीनोमिक सीक्वेंसिंग तकनीक है। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली बीमारियों की प्रकृति को समझने में सहायता करने के लिए एक जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, तो लगा देंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 98, निम्नलिखित में से कौन सा एज कंप्यूटिंग का सर्वोत्तम वर्णन करता है। एज कंप्यूटिंग, तो ये है आपका, यह कम विलंबता के लिए डेटा प्रसंस्करण को उपकरणों में डेटा स्रोतों के करीब लाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी, एकल स्पर्श अंतरण, डेटा के बड़े पेलोड साझाकरण और उपकरणों का हस्तांतरित युग्मन, कौन सा कथन कौन सा सही होगा इसमें। तो ये केवल 2 कथन सही है, केवल दूसरा वाला जो है कि एकल स्पर्श अंतरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है जो लास्ट है। तो चिकित्सा उपकरणों को निष्क्रिय करना और चिकित्सा में अनुरेखण के रूप में उपयोग करना, रेडियोथेरेपी और संचार। बताना है कि अनुप्रयोग गामा किरणों के द्वारा किया जाता है। तो गामा किरण होता है रेडियोथेरेपी से। तो केवल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। ठीक है, देखिए इस प्रकार हम लोगों ने आज टेस्ट नंबर 9 किया है। तो इसको जितना ज्यादा टेस्ट हो सके उतना ज्यादा आप टेस्ट करिए। और यूपीएससी में टेस्ट करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हम लोग लगातार ऐसे ही टेस्ट लेके आएंगे। अब कल टेस्ट नंबर 10 लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।